गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, राइट। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की तो हमें पता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास आर्टिकल ए है जिसका 2020 में प्राइस जो है वो 20 रुपये है, राइट। बट जब हम उसको आज कंपेयर करते हैं 2026 में तो वही 26 रुपीज़ का हो गया है। तो ये जो 6 रुपीज़ का इंक्रीज़ इसके प्राइस में देखा जाता है, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेमन टर्म में हम इस तरह से समझ सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको बोला जाता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन द गुड्स एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with respect to particularly time, with respect to particular time it considered to be at inflation। ठीक है, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, राइट। ठीक है, आप जनरल बात समझिए, अगर पर्टिकुलरली कंटिन्यू प्राइस राइज हो रहा है किसी भी चीज़ का तो हमारी परचेजिंग पावर उससे घटती है। ठीक है, मान लीजिए एक्स पर्सन है, इसकी मंथली सैलरी 50,000 है, राइट। 50,000 इसकी मंथली सैलरी है। अगर ये इस पर्टिकुलरली 50,000 की सैलरी में वाई अमाउंट के खर्चे करता है, राइट। अब इस पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन का रेट जो देखने को मिलता है, मान लीजिए वो 6% के करीब देखने को मिलता है। तो जो ये इंक्रीज इन प्राइस होगा, ठीक है, तो जो ये इंक्रीज इन प्राइस होगा ये इसकी परचेजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, राइट। अब आप समझिए, जो 50,000 है जो इसकी सैलरी थी वो एग्जाम्पल के तौर पे 20 kg गुड्स को कवर कर रही थी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि 20 किलो गुड्स जो वो 50,000 की सैलरी पे खरीद पा रहा था, एक्स पर्सन जो था, राइट। जैसे ही पर्टिकुलरली गुड्स के प्राइस राइज होते हैं तो अब इसी 50,000 से ये 20 kg को ना खरीदते हुए सिर्फ 16 kg गुड्स ले पा रहा है, राइट। 16 kg गुड्स ले पा रहा है क्योंकि जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में राइज हुआ है, राइट। तो ये जो डिफरेंस होगा 4 kg का, जो ये 4 kg लेस खरीद पा रहा है, यही इसकी परचेजिंग पावर में डिक्रीज़ देखने को मिलेगा हमें, राइट। परचेजिंग पावर में डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला इफेक्ट इन्फ्लेशन का क्या होता है कि ये हमारी परचेजिंग पावर जो होता है उसको काफ़ी डिक्रीज़ कर देता है, राइट। अब परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी तो, राइट, जो हमारी कंट्री की डिमांड होगी किसकी, गुड्स की एंड सर्विसेज की, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होगी, राइट। वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होगी। तो क्या ऑप्शन तो ये हो गया, इसका इफेक्ट परचेजिंग पावर कम करता है। सेकंड हो गया, हमारी कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है उसको भी ये इफेक्ट करता है। तो मतलब अगर हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज कम बनना शुरू हो गए तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ होगी वो भी गिरेगी, जीडीपी भी गिरेगी, राइट। तो मतलब इन्फ्लेशन से इतने सारे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट। एक सिंपल एक प्राइस राइज होने की वजह से, ठीक है, डेवलपमेंट से ना डेवलपमेंट में ना जाते हुए इकोनॉमी, ठीक है, हमको लो स्टिप पे या लो प्रोडक्शन पे देखने को मिलती है इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल देखें, जैसे हमने परचेजिंग पावर का देखा, हमने कंट्री की डिमांड्स जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो देखी, जीडीपी घटती हुई देखी, राइट। इसका एक और इफेक्ट होगा, देखिए डिमांड्स जो होगी वो घटेगी तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज होगी वो ले ऑफ करेगी, राइट। हमने आजकल एक बड़ा ट्रेंड देखा है, अमेज़ॉन जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज या और भी कोई जो भी कंपनी आपने देखी होगी, न्यूज़ आपने काफ़ी सुनी होगी, राइट। वो सडनली बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती है या मतलब मना कर देती है काम पे आने से। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, राइट। अगर डिमांड नहीं होगी तो वो सर्विसेज को प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे, राइट।
तो वो प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज गिरेगा, राइट। अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिर रहा है तो कहीं ना कहीं जो उनके एम्प्लॉयज़ होंगे वो सैलरी कहाँ से देंगे एम्प्लॉयज़ को? इन एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी कहाँ से देंगे? तो वो फिर ले ऑफ की तरफ जाते हैं, ताकि कंपनीज जो है अपना जो मोस्टली जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाए आगे, राइट। तो वो ले ऑफ करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। तो ये हमने फोर्थ रीज़न देख लिया, ठीक है। तो 4 रीज़न हमको मेन देखने को मिल के, एक परचेजिंग पावर घटती है, एक कंट्री के डिमांड गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो घटती है। नेचुरल सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड घटेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, तो जीडीपी घटती है। प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा और ले ऑफ बढ़ेगा, जिससे एग्जैक्ट टर्म लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, राइट। जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। अब रही बात इन्फ्लेशन और उसके इफ़ेक्ट्स की, तो वो हम समझ चुके हैं, राइट। अब जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमें इन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी देखनी पड़ेगी, राइट। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप से इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलती है, राइट। कुछ कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई होता है, कुछ कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी लो होता है, राइट। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन्फ्लेशन का होना क्यों ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्राइस राइज नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। कंट्री की ग्रोथ के लिए प्राइस राइज का होना भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम समझेंगे कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले हम टाइप्स में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, क्रीपिंग काफ़ी स्लो पेस की मूवमेंट होती है, राइट। अगर इसको हम बोले स्लो पेस मूवमेंट, मतलब क्रीपिंग का एग्जैक्ट वर्ड ही स्लो मूवमेंट होता है, राइट। तो जनरल प्राइस मतलब ऐसा समझ लीजिए आप 2%, 1 to 2% की इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रही है, राइट। जो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल भी कंसीडर की जाती है, फेवरेबल कंसीडर की जाती है। अब आप सोचेंगे अभी तो हम इन्फ्लेशन के इतने सारे इफेक्ट पड़ रहे थे कि जीडीपी में इफेक्ट पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट लाता है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट लाता है, इसके साथ साथ हमारे परचेजिंग पावर घटाता है, राइट। तो ये फिर कैसे फेवरेबल मानी जाती है, राइट। सी इफ़ वी टॉक अबाउट क्यों फेवरेबल मानी जाती है, देखिए अगर प्राइस राइज हो रहा है इसका मतलब है डिमांड है इकोनॉमी में। मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस राइज कब होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, चलो अगर हमारे पास एक्स आर्टिकल है, मान लीजिए एक्स आर्टिकल है, ठीक है, उसको ख़रीदने वाला वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, राइट। इतने सारे पीपल है एक्स आर्टिकल को ख़रीदने के लिए। तो क्या मतलब टू मच मनी, ठीक है। फोकसिंग लेस क्वांटिटी, फोकसिंग वन प्रोडक्ट, मतलब डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस राइज होगा तो कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ा देगी, ठीक है, प्राइस को सेटल करने के लिए। तो देखो डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन भी बढ़ी, जिसकी वजह से ये फेवरेबल कंसिडर की जाती है। मतलब 2% की इन्फ्लेशन ठीक होती है। अगर कोई 100 रुपये का आर्टिकल है वो 102 हो रहा है, फिर वो 102 के बाद फिर से 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, फिर ठीक है। इस तरह से अगर माइन्यूट सा इंक्रीज इन प्राइस लेवल है तो इसका मतलब माना जाता है कि कंपनी में अभी भी तो कंट्री में अभी भी डिमांड देखने को मिल रही है, राइट। और सेकंड की बात करें तो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, ये क्रीपिंग से फास्ट होती है, राइट। क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज़्यादा फास्ट होती है। ट्रॉटिंग का मतलब होता है फास्ट स्टेप लेना, राइट, एज वी ऑल नो, ठीक है।
ये ऐसा पोजीशन होती है टॉटिक इन्फ्लेशन जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी हीटअप होना शुरू हो जाती है, राइट। मतलब अगर इस पर्टिकुलरली सिचुएशन से इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया गया या इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो आउट ऑफ हैंड हो जाती है। तो ये भी सिंगल डिजिट होती है, 4% के करीब देख लो इसको, टॉटिक इन्फ्लेशन को, ठीक है। इसके बाद हमको देखने को मिलती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इसमें प्राइस राइट करीब करीब 20% के करीब बढ़ता है, राइट। अब आप सोचो 100 का अगर 20% देखें तो 120 का अगर 20% देखें तो आगे फिर और वो ज़्यादा बढ़ता है, राइट। 100 का 20% देखेंगे तो 120% ऑफ 100 120 का फिर से 120% देखेंगे तो 144। तो देखिए किस तरह से प्राइस बढ़ रहा है, 100, 120, 144। तो कितनी फास्ट स्पीड से ये पर्टिकुलरली प्राइस बढ़ रहा है। तो ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में डिमांड को ख़त्म कर देता है, जिससे प्रोडक्शन लेवल एक तरफ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर प्रोडक्शन लेवल डिस्ट्रप्शन आ चुका है तो वही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के लिए सही चीज़ नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन इनफ होता है, मतलब ये लास्ट फेज़ होता है इन्फ्लेशन का, नहीं। बट इसके बाद एक हमको हाइपर इन्फ्लेशन भी देखने पड़ता है, हाइपर इन्फ्लेशन। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हाइपर, ठीक है। अब आप अगर अज्यूम करो कि कितने परसेंटेज से ये पर्टिकुलरली बढ़ते हैं, मतलब अगर 20% से गैलोपिन बढ़ रहा है तो ये 30 to 40% से भी ऊपर की इन्फ्लेशन रेट दिखाता है। और इतना इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी को डेड करने के लिए इनफ है, इकोनॉमी को डेड करने के लिए इनफ है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन का एग्जांपल आप जर्मनी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में देखना। जर्मनी करेंसी का हालत ये थी कि जो उन्होंने अपने पास में जो नोट रखे हुए थे उनकी वैल्यू इतनी घट गई थी, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो हमारी परचेसिंग पावर घट जाएगी। मतलब जो 1 रुपये की टॉफ़ी 1 रुपये के नोट से आती थी, उदाहरण के तौर पर अगर आप समझेंगे, वो 100 रुपये के नोट से भी नहीं आ रही, राइट। तो आपकी परचेसिंग पावर इतनी घट गई है, मतलब उन जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी घट गई है कि जर्मनी में करेंसी को स्टोव फ्यूल की तरह यूज़ करना शुरू हो चुके थे, राइट। वो स्टोव होता है ना, उसमें मतलब जलाने के लिए डाल दिया जाता था। अगर आप देखिए वेनेजुएला की करेंसी, वो भी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है। जिम्बाब्वे हमने देखा हुआ है 2008 में सेकंड हाईएस्ट हाइपर इन्फ्लेशन देखी थी उसने हिस्ट्री में, राइट। जहाँ पे 2008 में मतलब 2 से 3 दिन में ही 100% का इंक्रीज देखने को मिल रहा था। मतलब प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब द वैल्यू ऑफ द नोट्स इतनी डेप्रिशिएट कर चुकी थी कि उससे कोई भी गुड्स को खरीदना इम्पॉसिबल था। एक लोफ ऑफ ब्रेड या एक पीस ऑफ ब्रेड या एक पैकेट ऑफ ब्रेड लेने के लिए एक थैले में पैसा लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो करेंसी है वो पूरी तरह से डेप्रिशिएट कर चुकी है, राइट। तो वो हाइपर इन्फ्लेशन के कारण होता है, राइट। ये हाइपर इन्फ्लेशन के कारण होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तो वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, पर अब एक और कंसेप्ट देखेंगे, डिफ्लेशन। अभी हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था, क्या था? प्राइस इन राइज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग जब प्राइस राइज करता है एक पीरियड ऑफ टाइम के कारण तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब डिफ्लेशन क्या हो सकता है? अब आप सोचिए, जब प्राइस गिरना शुरू हो जाए। अब प्राइस कब गिरते हैं, ठीक है। हमने सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट समझा था, राइट। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम सबको समझ आता है, ठीक है। अगर 2 पैकेट पड़े हुए हैं और ख़रीदने वाले 10 हैं
तो नेचुरल सी बात है कि उस 2 पैकेट के प्राइस को बढ़ा के बेचा जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो लेगा। अगर पैकेट 10 हैं और ख़रीदने वाले सिर्फ 2 हैं तो उनको एमआरपी पे बेच के निकाल दिया जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में प्राइस राइज करेगा, अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो वो ठीक है इकोनॉमी के लिए, लेकिन हाइपर और इस तरह की इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमाटिक होती है किसी भी पर्टिकुलरली इकोनॉमी के लिए, राइट। लेकिन डिफ्लेशन भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि डिमांड कंट्री में ख़त्म हो चुकी है, राइट। उस पर्टिकुलर चीज़ में डिमांड है ही नहीं उस कंट्री में। अगर कंट्री में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन लेवल ठप हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन लेवल ठप हो जाएगा तो वहीं बात आ जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे डिफ्लेशन हो चाहे इन्फ्लेशन हो, ठीक है, वो मतलब इतना मेंटेन करनी चाहिए। जैसे इन्फ्लेशन की बात हम क्रीपिंग में करते हैं, डिफ्लेशन को हम एक नेगेटिव टर्म के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर इन्फ्लेशन प्योरली नेगेटिव नहीं है। जब हम बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की तो हमको देखने को मिलता है कि नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन अगर है तो इकोनॉमी में जान बनी रहती है, राइट। इकोनॉमी में डिमांड बनी रहती है, इकोनॉमी में डिमांड बनी रहती है तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। अगेन फिर से लिखिए, प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो डिफ्लेशन के बाद अगला कंसेप्ट अब हम देखेंगे डिसइन्फ्लेशन को। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक तीनों कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि तीनों तो नहीं बट ये मेनली, ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, ये दोनों काफ़ी प्रॉब्लमेटिक से शो होते हैं। अब जब बात आई इन्फ्लेशन की तो क्या सजेस्ट होता है, राइट। डिस एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सेम, प्राइस राइज, एंड डिस मीन्स द रेट ऑफ प्राइस राइज इज स्लो, राइट। कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है बट जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफ़ी वो काफ़ी धीरे है, वो काफ़ी स्लो है, राइट। जो प्राइस राइज हो रहा है वो इतना धीरे हो रहा है कि मतलब उसका कोई इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, फिर से रिवाइज करेंगे। डिफ्लेशन मतलब जो प्राइस राइज है वो नेगेटिव में जा चुका है, मतलब प्राइस राइज नहीं हो रहा, बढ़ने के बजाय वो घट रहा है, राइट। और डिसइन्फ्लेशन की बात करेंगे, जिस रेट पे प्राइस राइज हो रहा है वो रेट जो होगा वो बहुत कम है, राइट। समझ रहे हैं आप? डिसइन्फ्लेशन, द रेट ऑफ प्राइस राइज इज मिनिमम, राइट, एंड डिसइन्फ्लेशन द एक्चुअल प्राइस राइज हो ही नहीं रहा, वहाँ पे प्राइस घट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन को समझेंगे, ठीक है। अगर एक शॉर्टकट या एक इसमें याद रखना है तो डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन नेगेटिव है और डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन स्लो है, नेगेटिव नहीं है, स्लो है, राइट। इन्फ्लेशन पॉजिटिव पे तो है बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो काफ़ी स्लो है, राइट। तो इस तरह से हम दोनों कंसेप्ट को समझेंगे, राइट, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। नाउ अब अगर हम बात करें तो रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन होता क्यों है, राइट। एक होगा डिमांड पुल, फिर से डिमांड एंड सप्लाई की बात आ चुकी है, अब हम फिर से उन दोनों को समझेंगे। और सेकंड होती है कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। सी, जैसे मैंने आपको पीछे अभी एक कंसेप्ट समझाया था, टू मच मनी चेजिंग वेरी लेस गुड्स लेड टू द इंक्रीज इन द प्राइस विच अल्टीमेटली कॉज द इन्फ्लेशन, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एज द नेम सुजेस्ट, ठीक है। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस का बढ़ना तय है, प्राइस का बढ़ना तय है, ठीक है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्या मतलब है? डिमांड बढ़ रही है, फिर से सोचो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो मतलब जो जनता है उसके पास जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। इतना समझेंगे, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में रखेंगे, राइट। टू मच मनी चेजिंग टू लेस गुड्स, टू मच मनी चेजिंग गुड्स, राइट। एक पर्टिकुलरली गुड के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं, अल्टीमेटली उसका प्राइस राइज हो जाएगा, तो वो डिमांड जो लोगों की है उसके कारण जो इन्फ्लेशन आया वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इतना याद रखेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है।
अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसा कि हमने बोला मनी ज़्यादा है, तो अगर हम इस मनी को कंट्रोल कर दें तो नेचुरल सी बात है हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, है कि नहीं? हमें सिर्फ तो मनी कंट्रोल करना है। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो मनी तो चेज कर रहा है ना, टू मच मनी, राइट? तो अब इस मनी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, मतलब लोन लेना महंगे कर दो। अगर लोन लेना हम महंगे कर देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट बैंकों से बढ़ा दो। सेकंड, टैक्स कट लगाओ। अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे, इनकम टैक्स को बढ़ा देंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, जो अल्टीमेटली या फिर वो डिमांड कम करेंगे, राइट? डिमांड कम करेंगे तो अल्टीमेटली जो गुड्स हैं वो लिमिटेड, जितने गुड्स हैं वो एक्चुअली में इनफ होंगे जिन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, राइट? एक प्रोडक्शन का लेवल भी बना रहेगा, एक डिमांड सप्लाई का लेवल भी बना रहेगा, ठीक है? आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे, CRR, RR, ठीक है? जितने भी RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है, इन सब के थ्रू समझेंगे किस तरह से डिमांड और सप्लाई, मनी को, बेसिकली मनी को किस तरह से मार्केट में कंट्रोल किया जाता है, राइट? ऑल्दो मनी ही सब कुछ है, राइट? जो मनी के बारे में हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो मनी के कारण ही तो है, राइट? जैसे हमने डिमांड पुल समझाया अभी आपको, तो यहाँ पे मनी ज़्यादा है, प्रोडक्शन लेवल या मैं बात करूँ गुड्स कम है, तो हमको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और वहीं पे हम कॉस्ट पुश की बात करेंगे, ठीक है? क्या होता है, एक फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, इस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, अल्टीमेटली इसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है? मान लीजिए ये रॉ मटेरियल प्लस 100 रुपये करके बनता था 120 रुपये, मतलब ये रॉ मटेरियल 100 रॉ मटेरियल 20 रुपये का, 100 रुपये बाकी टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस, राइट? कुछ इधर उधर का जोड़ के 120 रुपये बनता था, राइट? अगर हम बात करें रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, अब वो रॉ मटेरियल 50 रुपये का हो गया, राइट? और वो 100 रुपये वैसे ही रहा, अल्टीमेटली 150, देखिए 30 रुपीज़ का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन तो हुआ, कितने का हुआ? 30 पे हुआ, 120 पे 30 रुपये का हुआ, राइट? तो 3 4 ज़ा 12, 2 25 ज़ा 100, 25% का इनका, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 25% का, हमको देख लिया हमने इस एग्जांपल में, राइट? अगर ये 25% का, तो बताओ कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन ये देखने को मिली, राइट? सडनली 25% इन्फ्लेशन देखने को मिला, गैलोपिन देखने को मिली, गैलोपिन देखने को मिली, या हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिली, ठीक है? आप ये बताइए। तो जिस तरह से प्राइस राइज हुआ, तो रॉ मटेरियल के बढ़ने के कारण जब प्राइस राइज होता है तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जैसे हम आगे चल के जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से रुपी डेप्रिशिएट करता है, किस तरह से रुपी एप्रिशिएट करता है, तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है, राइट? तो इससे हमें आगे जाके पता चलेगा कि रॉ मटेरियल किस तरह से बढ़ते घटते हैं, ठीक है? कोई पर्टिकुलरली पर्सन है वो इंटरनेशनली रॉ मटेरियल को मंगाता है, अगर मनी जो हमारा इंडियन रुपी है वो फ्लक्चुएट करता है, डेप्रिशिएट करता है या अप्रिशिएट करता है, तो उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है? उस पर्टिकुलरली अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग अमाउंट के अकॉर्डिंगली, राइट? जिसकी वजह से प्राइस में फ़र्क पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल है अभी का वॉर जो चली हुई है, ईरानियन वॉर, ठीक है? कंटिन्यूसली हिट किया जा रहा था ईरान को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल कम हो चुका था ऑयल का। अब जो पर्टिकुलरली ट्रेड रूट है बेसिकली वो वहीं से होके है मेनली, तो अगर उस पर्टिकुलरली ट्रेड रूट को चोक कर लिया गया था, जिसकी वजह से जो एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली सारे ट्रेड रूट बंद हो चुके थे और गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी लोगों को, तो प्राइस राइज देखने को मिला हमको फ्यूल में, क्योंकि बेसिकली इंडिया मोस्टली फ्यूल इंपोर्ट करता है उस पर्टिकुलरली एरिया से, राइट? फ्यूल इंपोर्ट करता है, फ्यूल नहीं आया, प्राइस राइज होगा ही होगा, राइट? अभी हम देख रहे हैं फ्यूल किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की
जिस तरह से देखिए, इकोनॉमी में अगर आप वर्ड्स को समझ गए तो आप उनका डेफिनेशन भी इजीली समझ जाते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन नाम सजेस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर्स जो पर्टिकुलरली पुअर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क है, सप्लाई चेन का नेटवर्क, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सब बढ़िया नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्राइस राइज तो होगा ही। उदाहरण के तौर पर चलो समझते हैं, राइट। अगर एक, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है। अगर बात करें ए टू बी हमको कोई सामान को ले जाना है, राइट। ये हमारे साउदर्न पार्ट है इंडिया का, और ये नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का। अब साउदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट की तरफ को कोई रॉ मटेरियल की डिलीवरी करनी है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना वीक है, या इतना वीक है कि जो 10 दिन की डिलीवरी थी, 10 दिन लगने वाली डिलीवरी को 30 डेज़ हम लगा लेते हैं, 30 डेज़ हम लगा देते हैं। जो अल्टीमेटली 20 डेज़ का गैप होता है, जो अल्टीमेटली ये 20 डेज़ का ज़्यादा वेट करना पड़ता है, वो डिमांड बड़ी होती है, राइट। डिमांड बढ़ेगी लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से हमको अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी हमको इंडिया में देखने को मिलती है। और इंडिया में बेसिकली मोस्टली हमको जो इन्फ्लेशन देखने को मिलती है वो स्ट्रक्चरल ही होती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने ऑरेंजेस बनाए हैं, ठीक है। वो 1000 पर क्विंटल के हिसाब से उस ऑरेंजेस को बेचेगा, ठीक है। बट अगर उस पर्टिकुलर फार्मर के पास बेटर फैसिलिटीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस है तो एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ठीक है। फ्रूट है क्योंकि ख़राब हो जाएगा, अगर उसके पास वो नहीं है तो अल्टीमेटली तो उसकी सारी क्रॉप ख़राब हो जाएगी, राइट। अगर वो क्रॉप ख़राब हो जाएगी तो फिर से वही सिस्टम होगा कि डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, और डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी मतलब सप्लाई नहीं थी तो प्राइस राइज देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलरली डिमांड पे। तो इन्फ्लेशन सारा हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे टिका होता है। अगर आप इसको समझ गए कि कब डिमांड बढ़ने से अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइस राइज होता है, और कब डिमांड कम होने से अगर सप्लाई ज़्यादा ही है तो प्राइस घट जाता है, राइट। अगर इन दोनों कंसेप्ट को आप समझ गए तो आप इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं इजीली, राइट। अगर हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो हम वो देख चुके हैं, राइट। किस तरह से मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम वही होती है जो हमारे हाथ में टैक्स कटने के बाद जो इनकम हमारे पास बचती है, वेरियस टैक्सेस हम दे देते हैं, राइट। तो वो इनकम जो हमारे पास बच जाती है, डिस्पोज जिसको हम कर सकते हैं, तो राइट, डिस्पोजेबल इनकम वो कहलाई जाती है, राइट। अगर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जो है वो सडनली मनी को इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ा दे, राइट, पैसा बढ़ा दे, ज़्यादा हाथ में पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर से मनी चेज करना लग जाता है गुड्स को, राइट। एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, ये सब कुछ कारण है, बट वो हम आगे ज़्यादा समझेंगे, राइट, इन्फ्लेशन के लिए। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन का, इफेक्ट क्या होता है क्रेडिटर पे और डेटर पे। अगर आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और समझिए क्रेडिटर और डेटर को क्या फ़र्क पड़ता होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्रेडिटर और डेटर्स की, राइट। अभी आपने समझा होगा क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का क्रेडिटर्स और डेटर्स पे, राइट। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और डेटर्स क्या होते हैं? जो क्रेडिट लेते हैं, राइट। अब मान लीजिए क्रेडिटर ए है और डेटर बी है, ठीक है। ए ने 1000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाए बी को एट कितने 15% पे 15% पे प्रोवाइड करवाए, राइट। सिंपल इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करवा दिए, चलिए, ठीक है, 2 साल के लिए। तो बी जो कितना अमाउंट देगा? $300 + 1000 तो 1300 रुपीज़
बी प्रोवाइड करेगा ए को, बट 2 साल के बाद जब बी ए को 1300 देता है तब तक प्राइस राइज, क्या हम बात करें इन्फ्लेशन, हमको 10% की देखने को मिलती है। अब देखो आप 15% का इंटरेस्ट रेट उसने प्रोवाइड करवाया 2 साल के लिए, तो अल्टीमेटली 30% का इंटरेस्ट उसने लिया, ठीक है। 2 साल में 15%, 1 साल में 15%, दूसरे साल में तो 30% का इंटरेस्ट उसने लिया 2 साल में। इन्फ्लेशन 10% बढ़ गई उन 2 सालों में, राइट। 10% बढ़ गई 2 साल में, मतलब मनी 10% वैल्यू घट गई मनी की, ठीक है। मनी की 10% की वैल्यू घट गई, तो अल्टीमेटली जो उसने 15% दिया था और 10% इन्फ्लेशन, तो उसको 5% का इंटरेस्ट मिला सिर्फ। कैसे समझे आप, ठीक है। 15% का इंटरेस्ट उसने एक्चुअल में दिया था, 10% तो वैल्यू ऑटोमेटिकली घट गई इकोनॉमी की। अगर 10% इकोनॉमी की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट गई तो अल्टीमेटली उसने 5% ही तो गेन किया, राइट। 5% तो गेन किया, तो क्रेडिटर्स को नुकसान होता है, डेटर्स को फ़ायदा होता है अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो, ठीक है। हेंस लेंडर जो होंगे वो हमेशा सफ़र करेंगे, बोरोवर्स को हमेशा फ़ायदा होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म्स को कंसिडर करें, शॉर्ट टर्म्स को, तो और ज़्यादा होता है। बट जब अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो इतना ध्यान रखिए, जो लोन देगा वो फंसेगा और जो लोन लेगा वो फ़ायदे में रहेगा, राइट। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, राइट। और अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ वेरियस कंसेप्ट्स को भी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, और इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करते हैं। उन कंसेप्ट्स में हम बेसिकली स्टैगफ्लेशन को देखेंगे, राइट, रीफ्लेशन को देखेंगे, डिफरेंट जो टर्म्स हमको नई नई क्वाइन हुई है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। बेस इफेक्ट क्या होता है, ओपन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, राइट, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशन से कैसा स्पाइरल बनता है, राइट, किस तरह से इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन कल मैं पूरा समझाऊंगा, पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता गया है, राइट। सडनली प्राइस राइज करेगा, ठीक है। ये कंपनी में एक्स अमाउंट ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, प्राइस राइज हो गया, तो प्राइस राइज होने के कारण वो कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो अपनी सैलरीज को इंक्रीज़ करने की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो कंपनी उनकी सैलरीज बढ़ा देती है। अब कंपनी ने उनकी सैलरीज बढ़ाई तो अल्टीमेटली कंपनी को अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ाना है, राइट। तो वो फिर से प्राइस राइज करती है, तो इस तरह से एक बढ़ाता है, सैलरी बढ़ती है, और अल्टीमेटली वो अपने प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ाता है, और इस तरह से वो पूरा स्पाइरल बनता रहता है, राइट। तो इसी को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।